कि इस पूरे जो हमने देखा, जो एक मेहम देखा था हमने एयरपोर्ट्स में, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे, एयरलाइंस को या सरकार को? ये इंडक्शन जो इन्होंने किया है पायलट्स की अपनी स्ट्रेंथ ऑगमेंट करने की, उन्होंने नहीं किया। और इंस्टेड जो उन्होंने किया है, अपनी रूट्स जो है अपनी विंटर शेड्यूल में इंक्रीज की। और अगर आप आज शुरू करोगे कि एक फ्रेश पायलट को अगर एक इंडिगो में रिक्रूट करना है और उसको एक इंडिगो के एक एयरबस 320 के राइट सीट में उनको बिठाना है, मिनिमम पीरियड जो होगा वो 3 या 4 महीने होगा मिनिमम, अगर आप देखोगे तो मैं मानता हूं कि ये मोनोपोली उतनी अच्छी नहीं है और ज्यादा एयरलाइंस होने चाहिए। एंड इंडिगो इज टू बिग। इंडिगो की यूटिलाइजेशन काफी हाई है, ऑलमोस्ट 14 to 15 आवर्स इन 24 घंटे का पीरियड, तो दे आर वेरी एफिशिएंट। बट जहां क्राइसिस हो, जैसे अभी हुआ 2 दिन के लिए, नो कंपनी शुड बी अलाउड टू चार्ज मोर देन ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ टिकट। इंडियन स्काईज में हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखा है कि बहुत ही टर्बुलेंट वेदर जो है वो देखा था। कई तरह की जो बातें हैं सामने आई थी, चाहे वो मिसमैनेजमेंट को लेकर हो या फिर सरकार के रवैये को लेकर हो। हमारे साथ शरद पानीकर साहब हैं, जिन्होंने दोनों साइड से देखा है, मैनेजमेंट की साइड से भी और पायलट बॉडीज की साइड से भी। सर शुक्रिया जनसत्ता से बात करने के लिए। सिंपली मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगी कि इस पूरे जो हमने देखा, जो एक मेहम देखा था हमने एयरपोर्ट्स में, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे, एयरलाइंस को या सरकार को? प्राइमरली एयरलाइंस को, क्योंकि इंडिगो को पता था 2 साल पहले कि क्या आने वाला है। ये जो सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट है वो सबको पता था जनवरी 2024 में, और उसकी डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन थी 1 जुलाई 2024। और जब वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई तो इंडिगो को ये पता चला कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है, हम देखते हैं कि कहाँ तक हम अवॉइड कर सकते हैं कि एडिशनल पायलट्स की इंडक्शन करें। और उसके बाद जब दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी रूलिंग दी तो सबको पता चला कि अभी कुछ 2 नए डेडलाइंस हो गया। एक तो 15 क्लॉसेस थे जो 1 जुलाई 2025 यानी कि इस साल को इम्प्लीमेंट होने थे, और बाकी 7 क्लॉसेस जो हैं वो 1 नवंबर को इम्प्लीमेंट होने थे। और इस पीरियड में जब इंडिगो के पास 1.5 साल, ऑलमोस्ट 2 साल था, ये इंडक्शन जो इन्होंने किया है पायलट्स की अपनी स्ट्रेंथ ऑगमेंट करने की, उन्होंने नहीं किया। और इंस्टेड जो उन्होंने किया है, अपनी रूट्स जो है अपनी विंटर शेड्यूल में इंक्रीज की और एडिशनल रूट्स, एडिशनल कनेक्टिविटी विदाउट एनी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पायलट स्ट्रेंथ। तो जब ये इम्प्लीमेंटेशन की डेट आई तो उन्होंने कुछ सिग्निफिकेंट कैंसलेशंस की। बेसिकली एक मैसेज देना था गवर्नमेंट को और डीजीसीए को कि अगर आप इस फटीग मैनेजमेंट सिस्टम, ये सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट कार 7J3 जो है, अगर उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो बहुत मेहम होने वाला है। तुम्हारी पब्लिक जो है आपको इतनी प्रॉब्लम्स देंगे कि आप इसको विड्रॉ करना पड़ेगा या इंडेफिनेटली डिफर करना पड़ेगा। बट फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने उतनी ताकत थी और उतनी फर्मनेस था कि उन्होंने बोला था कि इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। पर जब इतने सारे कैंसलेशंस हो गए, अगर 1-2 दिन के लिए आप देखोगे इंडिगो की कंप्लीट फ्लाइट्स कैंसिल हुए, ना इंफॉर्मेशन आया, ना कैंसलेशंस के बारे में वो पता चला। पता चला। तो ये बहुत ही एक सख्त मैसेज था टू द गवर्नमेंट फ्रॉम इंडिगो एंड टू द रेगुलेटर फ्रॉम इंडिगो कि लुक, हमारी पास 65% मार्केट शेयर है, अगर आप इसको कार को विड्रॉ नहीं करोगे या इंडेफिनिटली डिफर नहीं करोगे तो ये होने वाला है। इंडिगो का कहना है कि 10 फरवरी 2026 तक वो सब कुछ सामान्य कर देगा। आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? थोड़ी सी मुश्किल है। आई थिंक इट इज अनलाइकली, बिकॉज ये जो है पायलट ट्रेनिंग, पायलट इंडक्शन की, वो टाइम लगती है। और अगर आप आज शुरू करोगे कि एक
फ्रेश पायलट को अगर एक रिक्रूट करना इंडिगो में रिक्रूट करना है और उसको एक इंडिगो के एक एयरबस 320 के राइट सीट में उनको बिठाना है, मिनिमम पीरियड जो होगा वो 3 या 4 महीने होगा मिनिमम पीरियड। और आप एक बैच को ही कर सकते हो तो मे बी 20-25। और अगर आप कैप्टन्स की बात देखोगे सिमिलर अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि इसकी लीड टाइम काफी है। एंड अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ 15-20% इंक्रीज करना है तो बहुत ही मुश्किल है। अभी टाइम जो अवेलेबल है वो बस 2 महीने है। एंड इतने सारे पायलट्स को इंडक्ट करना, ट्रेन करना बहुत ही मुश्किल है मेरे ख्याल। सर, आज 8 दिसंबर को जो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन उन्होंने राज्यसभा को बताया है कि बहुत सख्त एक्शन लिया जाएगा ऐसी एयरलाइंस के प्रति जो भारत सरकार को ब्लैकमेल कर रही है। तो क्या कर सकती है भारत सरकार ऐसे सिचुएशन में? अभी हॉलिडे सीजन है और जैसा कि सबको पता है कि इंडिगो 64% स्टेक होल्डर है जितने भी विमान या जितनी भी फ्लाइट्स होती हैं पर डे। अभी डीजीसीए का कार में सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट में एक नई चीज आई है अबाउट प्यूनिटिव मॉनेटरी पेनल्टीज, बट ये मेरे ख्याल से 1 करोड़ से ऊपर नहीं है। दूसरी है जेल टर्म। तो दोनों न्यू वेपन्स अगर आप देखोगे या जो भी आप उसको कहना चाहोगे अवेलेबल है विद द गवर्नमेंट और विद द डीजीसीए। मेरे ख्याल से दे शुड बी सम प्यूनिटिव एक्शन दैट आपने पूरी कंट्री को चक्का जाम कर किया है और कंप्लीट क्योस किया है सभी एयरपोर्ट्स में जहां भी आपकी कनेक्टिविटी थी। एंड टू मी मुझे लगता है कि ये डेलिब्रेट एक्ट था, क्योंकि अगर आप पायलट्स की शॉर्टेज है फिर भी इंस्टेड ऑफ 100% एफिशिएंसी आप 80% एफिशिएंसी पे तो कर सकते थे हाँ। या 70% या 75%, स्ट्रेट फ्रॉम 100% एफिशिएंसी टू 0% एफिशिएंसी। मेरे ख्याल से वो एक मैसेज देना चाहते थे। दे वांटेड टू शो द गवर्नमेंट कि भाई देखो हम 65% स्टेक होल्डर हैं ऑफ द इंडियन स्काइज। अगर आप हमारे बात नहीं मानते हो तो ये हो सकता है। तो इट शोज इंडिया इन अ पुअर लाइट, स्पेशली तब जब रशिया के पुतिन साहब यहाँ पर थे, दिल्ली में थे, और इंडिया अपने आप को सिविल एविएशन में एक बहुत हाई लीडर मानता है। दैट इज ट्रू, बट इट इज अनफॉर्चुनेट। बट मेरे ख्याल से अगर आप देखोगे गवर्नमेंट को भी पता था, डीजीसी को भी पता था कि इंडिगो की इंडक्शंस नहीं हो रहे। गवर्नमेंट को ये भी पता था कि ये जो विंटर शेड्यूल थी जो इंडिगो की, वो एडिशनल फ्लाइट्स, एडिशनल एयरक्राफ्ट सब कुछ एडिशनल कर रहे थे विद द सेम नंबर ऑफ पायलट्स। उसमें कोई ज्यादा इंडक्शंस तो थे नहीं उस वक्त। सो दोनों को पता था कि ये होने वाला है सूनर रादर देन लेटर। तो सर्टेन डिग्री ऑफ ब्लेम अगर आप देखोगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को भी लेना चाहिए, बिल्कुल, एंड डीजीसी को भी लेना चाहिए। बिल्कुल। ये ऑपोजिशन लीडर्स जो हैं, क्योंकि फ्राइडे को जब सबकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, सबको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाना था, तो वो ये बार बार बोल रहे थे कि मोनोपोली जो है भारत में वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिओपोली जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप एज एन एक्सपीरियंस पायलट आप क्या कहेंगे, जब पहले भारत में और ज्यादा प्लेयर्स थे तब एक लेवल प्लेइंग फील्ड था फॉर पैसेंजर्स के लिए भी? आई कंप्लीटली एग्री, मैं मानता हूँ। क्योंकि अगर आप बड़े बड़े कंट्रीज में भी देखोगे जहां एयर ट्रैफिक इतनी ज्यादा है, जैसे आप यूएस में देखोगे, उनके 4 या 5 मेजर एयरलाइंस हैं, ईच होल्डिंग अबाउट 20% ऑफ द मार्केट। सो एनी वन एयरलाइन ज्यादा क्योस नहीं क्रिएट कर सकते। इनकन्वीनियंस तो कर सकती है, बट सर्टनली वो कंट्री को ग्राउंड नहीं कर सकती अगर आप देखोगे तो मैं मानता हूं कि ये मोनोपोली उतनी अच्छी नहीं है और ज्यादा एयरलाइंस होने चाहिए। एंड इंडिगो इज टू बिग। एज अ इनसाइडर, मतलब अगर आप थोड़ा सा समझा पाए सिंपल शब्दों में, जो इंडिगो है 64% कैसे उसको शेयर मिल गया विदाउट एनी रियलाइजेशन के? गवर्नमेंट कोई नहीं रियलाइज कर पाया कि वो इतना बड़ा स्टेक होल्डर हो गया है। देखो, इंडियन एविएशन पॉलिसीज
अगर आप देखोगे इतने सारे साल हो गए हैं, थोड़ी सी इनकॉन्सिस्टेंट है। और दूसरी बात, एटीएफ जो है, जो एविएशन केरोसिन हम बोलते हैं, वो बहुत महंगा है। 1 किलोलीटर ऑफ एविएशन केरोसिन, उसकी दाम है 1.25 lakhs एंड इट कीप्स फ्लक्चुएटिंग। तो कंपनीज की जो एक्सपेंसेस हैं वो करीब 40% of its operating expenses comes from fuel. India में ATF is taxed quite highly. So it is difficult for an airline or a scheduled air transport operator to operate with any margins. Margins बहुत बहुत कम है। तो बस एक ही तरीका है जो थोड़ी सी प्रॉफिट्स बना सकते हैं, जो अगर आप देखोगे इंडिगो की मॉडल काफी सक्सेसफुल है, in which larger numbers, इतने सारे जहाज आप उड़ाओ, इतनी एफिशिएंसी से आप उड़ाओ, उनको यूटिलाइजेशन रेट इंक्रीज करो ताकि आपका प्रॉफिट्स कुछ जनरेट हो। अगर आप वर्ल्ड वाइड देखोगे, नारो जो छोटे जहाज हैं, जैसे हमारी एयरबस 320 या बोइंग 737 है, उनकी यूटिलाइजेशन रेट वो करीब 8 या 9 घंटे है एक 24 घंटे के पीरियड में। इंडिगो की यूटिलाइजेशन काफी हाई है, ऑलमोस्ट 14 to 15 आवर्स इन अ 24 घंटे का पीरियड। तो दे आर वेरी एफिशिएंट, देयर मॉडल इज सक्सेसफुल। अगर आपको एयरलाइन चाहिए इस कंट्री में, आपको वेरी हेवी फाइनेंस चाहिए, आपकी इतनी बैकिंग चाहिए, एंड अगर आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, जो भी एयरलाइंस को देखता है वो देखता है कि ये मार्जिन्स बहुत कम है एंड इट इज सब्जेक्ट टू अ लॉट ऑफ अदर प्रेशर्स। अगर मेरे पास, मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और मैं एक एयरलाइन रन करना चाहता हूँ, मैं देखता हूँ कि भाई एक 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट में मेरी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। और अगर आप देखोगे इट्स 2% और 3%, जो भी छोटा छोटा परसेंटेज है। would you be interested in joining the aviation industry? वो ये प्रॉब्लम है। अगर मैं सॉफ्टवेयर में जाऊंगा और मेरी मार्जिन 50% या 60% है फॉर एवरी 100 रुपीज, या मैं कोई सर्विसेज में जाऊं कि मेरा परसेंटेज ज्यादा है, और मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग में जाऊं जिसमें परसेंटेज ज्यादा है, मैं वो चूज करूंगा जिसमें ज्यादा परसेंटेज है। एविएशन हिस्टोरिकली वेरी नैरो मार्जिन से ऑपरेट करती है, एक्सेप्ट व्हेन वॉल्यूम्स इतना ज्यादा हो जाता है कि वो जितने भी छोटे छोटे मार्जिन है दे ऑल एड अप। जैसे आप यूएस में देखोगे, साउथ वेस्ट 2000-3000 एयरक्राफ्ट आर फ्लाइंग एवरी डे। सो जहां वॉल्यूम्स है, प्रॉफिट्स भी हो सकती है, पर अगर आपके पास वॉल्यूम्स नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल है। एंड अगर आप देखोगे, इंडिगो इतने सारे ऑर्डर्स देते रहते हैं, उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलती है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, क्योंकि इतने सारे जहाज ऑर्डर करते हैं। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलती है इंजन मैन्युफैक्चरर से, क्योंकि इतने सारे इंजन की रिक्वायरमेंट है। सो दे हैव मैनेज्ड देयर मॉडल वेल, एंड देयर आर नॉट मेनी पीपल हु आर इंटरेस्टेड in the civil aviation sector because of small margins that are available. सर, एयरबस की भी आपने जब बात की थी तो मैंने ये भी पढ़ा था कि कई एयरबस कुछ ग्लिच आ गया था जिसके कारण कईयों को ग्राउंड कर दिया गया था, या सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए कुछ समय लग रहा था। अराउंड 6000 एयरक्राफ्ट जो थे उनमें ग्लिच आया था। तो ये जो एक मेहम हमने देखा था एयरपोर्ट में, ये क्या ये जो एयरबसेस को विड्रॉ किया था उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होगा? No, नहीं, बिकॉज ये जो प्रॉब्लम हुई थी वो अराउंड द एंड ऑफ लास्ट मंथ हुई थी, नवंबर के मेरे ख्याल से 26 या 27 को। एंड एयरबस ने एक इमरजेंसी एयरवर्दिनेस डायरेक्टिव इश्यू किया था कि भाई जितने भी एयरबस 320s हैं, ओके, इनमें ये एक सॉफ्टवेयर मॉड को अपडेट करना है, फ्लाइट कंट्रोल्स के बारे में कुछ। एंड याद रखिएगा कि ये 24 आवर पीरियड में ये जहाज सिर्फ 10 घंटा उड़ता है, तो 14 आवर्स वो ग्राउंड पे सकता है, हाँ। सो उसी टाइम पे वो कर सकते हैं, एंड वो ज्यादा टाइम नहीं लगती। वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन था, एक सॉफ्टवेयर डिस्क या जो भी होगा उनके पास,
मॉडिफाई करने के लिए बस इंसर्ट करना जहाज वो में इंसर्ट करो, वो सॉफ्टवेयर को अपडेट करती है एंड अपडेट हो जाती है। तो ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल था ही। व्हाट अबाउट कि जो पायलट्स की कमी की हम बात करते हैं, ये भी बात जो है बार-बार चर्चा में होती है कि जो इंडियन पायलट्स हैं, वो ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं कतर या फिर एमिरेट्स को फ्लाई करने की, क्योंकि पैसा वहाँ पर ज़्यादा मिलता है, जिसके चलते भारत में एक्सपीरियंस पायलट्स की कमी हो रही है। मैं अगर कमर्शियल व्यू पॉइंट से देखूंगा, मैं वहाँ जाना चाहूँगा जहाँ मेरी पे ज़्यादा हो हुँ, और जहाँ मेरी फ्लाइंग कम हो। हुँ, ये गल्फ कैरियर्स की ये एक अट्रैक्टिव फिगर है, क्योंकि एक तो उनके पे तो अच्छा है, हुँ, उनकी रोस्टर्स जो है हुँ, वो स्टेबल है। वो आप अपनी लाइफ जी सकते हो। आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि सो एंड सो टाइम, सो एंड सो पीरियड हुँ, में मैं फ्री होऊंगा, मैं फैमिली को ले जा सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं छुट्टी पे जा सकता हूँ, मैं हॉलीडे पे कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह। आपकी लाइफ प्रिडिक्टेबल है, हुँ, आपकी लाइफ प्लान्ड है। हुँ, सारे के सारे लोग जो वहाँ पे हैं वो रोस्टर फॉलो करते हैं। मैनेजमेंट बहुत स्ट्रिक्ट होती है। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो जाती है सभी एयरलाइंस में। हुँ, ये जो रोस्टर जो है हुँ, वो चेंज होती है। हुँ, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कहाँ जाओगे। आपकी डोमेस्टिक कंपल्शंस आप मीट नहीं कर सकते हो। और जहाँ पे ये क्लैश होती है, सिक रिपोर्ट होती है, सो फर्दर इंस्टेबिलिटी होता है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। हुँ, तो एंड दूसरी बात है कि यहाँ हम 30% टैक्सेस पे करते हैं। सभी टैक्सेबल इनकम, वहाँ आप टैक्स नहीं पे कर सकते। हुँ, तो ऑटोमेटिकली अगर आप सेम सैलरी पे भी जाओगे तो तो यू आर 30% अर्निंग इंक्रीज, मोर, बिल्कुल, 30% तो वैसे ही मिल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इट इज डेफिनेटली अट्रैक्ट। व्हाट अबाउट कि जैसे इंडिगो में आपके मतलब एविएशन सेक्टर में आपके सब जगह दोस्त लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं कि कितना प्रतिशत, कितना परसेंटेज ऑफ पायलट्स की शॉर्टकमिंग के कारण ये क्राइसिस हुआ है? उतनी नहीं हुँ, जो जस्टिफाई कर सकते हैं कि 100% कैंसलेशन हो। हुँ, डेफिनेटली नॉट। हुँ, रिड्यूस एफिशिएंसी पे तो रेडी तो जरूर कर सकते थे हुँ, कि हम 100% एफिशिएंसी पे 100 पायलट्स के साथ कर रहे हैं, अभी हमारी रिक्वायरमेंट 120 पायलट्स की होगी, हुँ, तो आप 80% एफिशिएंसी पे आ जाओ, हुँ, नॉट जीरो। हुँ, ये तो पूरे जीरो पे आ गए। हुँ, फ्रॉम 2300 फ्लाइट्स पर डे हुँ, आप जीरो पे आ गए। हुँ, एंड एक या दो दिन, एंड ना किसी को, ट्रैवलिंग पब्लिक को ना इंटीमेशन मिला, ना गवर्नमेंट को इंटीमेशन मिला, ना डीजीसीए को। बस उन्होंने दिखाया कि अगर ये कार इंप्लीमेंट होने वाला है तो ये क्या होने वाला है। तो मेरे ख्याल से उनकी इंटेंशन ये थी एक मैसेज देने के लिए कि ये कार हमें नहीं चाहिए, ये एडिशनल पायलट्स हम नहीं लेंगे, और आप इसको रोल बैक करो या इंडेफिनिटली डिफर करो। ये मैसेज था। सर इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे भी इसका असर हुआ या सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर ही असर हुआ ज़्यादा? सी, प्राइमरीली डोमेस्टिक, हुँ, बिकॉज प्राइमरली डोमेस्टिक, इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे। एंड दूसरी बात यह है कि दूसरी एयरलाइंस जो है जो इंटरनेशनल फ्लाई करती है, प्राइमरली एयर इंडिया, उन्होंने कार के लिए तो केटर किया। हुँ, उन्होंने बोला था कि भाई 1 जनवरी 2024 पे डीजीसी ने बताया था कि भाई ये चेंजेस होने वाले हैं, हुँ, ये हमारी पायलट रेस की इंक्रीज होने वाली है, तो आप केटर करो। तो उन्होंने उसी टाइम से उन्होंने प्लान किया था हुँ, एंड उन्होंने इंडक्शंस कंप्लीट किए। तो एयर इंडिया का कोई प्रॉब्लम्स नहीं था, हुँ। क्योंकि उन्होंने प्लान किया था, उन्होंने पायलट इंडक्शंस की थी, उन्होंने द रूल, लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द लॉ फॉलो किया, हुँ। पर इंडिगो ने नहीं किया। सर ये लास्ट सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जो एयर इंडिया है, जब उसका क्रैश हुआ था, लोग ज़्यादा क्या इंडिगो से ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद कर रहे थे? ऐसा मतलब पब्लिकली लोग थोड़े डर गए थे कि एयर इंडिया से, मे बी दैट इज़ व्हाई इंडिगो आल्सो ट्राई टू टेक एवरीवन फॉर अ राइड कि हम हमारे पास ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो हम ज़्यादा ब्लैकमेल कर सकते हैं। अब जैसे भारत सरकार ने आज जो जवाब दिया है राज्यसभा में, इट आल्सो डज़न्ट से मच कि हम इनको एक्शन इनके खिलाफ लेंगे। लेकिन बियॉन्ड भी तो कुछ देखना चाहिए, क्योंकि पब्लिक को तो काफ़ी प्रॉब्लम हुई एंड इससे भी बड़ा सवाल जो टिकट प्राइसिंग जो इतना इंक्रीज़ हो जाता है, इसको लेकर कुछ किया जाना चाहिए सरकार द्वारा? डेफिनेटली। हुँ, अगर आप देखोगे दिल्ली में हुँ, जो एरोसिटी के होटल प्राइसेस थे, येस, नॉर्मली अराउंड 10,000 रुपीस पर नाइट, it 25, went up, 30 no, it went to 70,000 माय गॉड! अच्छा, हुँ, in some cases. हुँ, Okay, airline ticket prices हुँ, जो normally 5,000 7,000 थे, they went to 70 80,000, कुछ 93,000 में गया। एक हुँ, मैंने देखा, कुछ हुँ, स्पाइस जेट का कुछ हुँ, घूम रहा हुँ, था यूनिवर्सिटी ऑफ व्हाट्सएप। हुँ,
But definitely the government, the DGCA should give a blanket statement कि भाई अगर कोई crisis हो, and we will declare what is a crisis, not a crisis. Okay, prices cannot go up more than twice, and also speak to the other powers that be कि hotel prices cannot go up more than so much. Okay, in the terms of a crisis, मैं ये नहीं बोल रहा कि सीजन के बारे में, because ये सीजन की प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो क्राइसिस के प्रॉब्लम था, in which the country has come to a halt. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि विंटर सीजन में होटल शुड नॉट चार्ज मोर, और गोवा में हॉलिडे सीजन में दे शुड नॉट चार्ज मोर, दैट इज ओके. बट जहाँ क्राइसिस हो, जैसे अभी हुआ 2 दिन के लिए, नो कंपनी शुड बी अलाउड टू चार्ज मोर देन ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ टिकट. नो होटल शुड बी अलाउड टू चार्ज मोर देन 1.5 times द कॉस्ट ऑफ अ रूम ड्यूरिंग अ क्राइसिस. बट ये गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए. बिल्कुल. तो क्लियरली ये जो मिसमैनेजमेंट था, इसे रोस्टर का मिसमैनेजमेंट नहीं कह सकते, इसे भारत सरकार को भी जो है इकट्ठा मिलकर काम करना पड़ेगा, ताकि जो इंडियन स्काईज की दुहाई हम देते हैं कि दे आर फ्लरिशिंग, वो हमेशा बनी रहे. सर, थैंक यू सो मच फॉर जनसत्ता से बात करने के लिए. थैंक यू. थैंक यू.